प्यारे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माय नेम इज समीक्षा दक्ष, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मैंने भी अपने नीट का एग्जाम जो है वो नीट 2020 में क्लियर किया था। उस साल जो मेरे मार्क्स थे वो 608 मार्क्स आए थे और उस साल की जो मेरी प्रिपरेशन थी वो मैंने टोटली अपनी सेल्फ स्टडी से अपने घर पर रहकर प्रिपरेशन की थी। मैं भी खुद एक ड्रॉपर रही हूँ, तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि एक ड्रॉपर स्टूडेंट जो अपने घर पर रहकर ही अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट करता है तो उसके बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ ऐसी 7 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन को स्मूथ बनाएंगी, बेटर बनाएंगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम इस बात के प्रॉपर कंक्लूजन पर होगे कि अगर तुम एक ड्रॉपर हो तो तुम्हें अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है और अपनी प्रिपरेशन किस तरह स्टार्ट करनी है और किस तरह उसे कंटिन्यू करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम देखने वाले हैं 7 टिप्स फॉर नीट ड्रॉपर्स टू स्टार्ट नीट प्रिपरेशन अगेन। ओके, तो सबसे पहले आखिर हम बात कर रहे हैं कि ड्रॉपर्स के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए? आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो नीट ड्रॉपर्स फेस करते हैं? तो वो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है, स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि क्या उन्हें अपनी नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू से, बिगिनिंग से, 0 लेवल से शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरी कंफ्यूजन, क्या अब डिटेल नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तीसरी कंफ्यूजन कि उन्हें क्या होता है कि जब वो रीडिंग कर रहे होते हैं ना, थ्योरेटिकल पार्ट अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो सब मुझे आता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो पता चलता है कि क्वेश्चन तो गलत हो गए और मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन जो होते हैं वो सिली मिस्टेक्स की वजह से ही गलत हो रहे होते हैं। चौथी कंफ्यूजन जो आती है वो ये कि गेटिंग बोर्ड ऑफ रीडिंग द सेम सिलेबस अगेन एंड अगेन। ये प्रॉब्लम तो एक ड्रॉपर ही समझ सकता है कि बार बार उसी सिलेबस को पढ़ते पढ़ते क्या बोरिंग होने लगती है वो चीज़ें और क्या फीलिंग होती है, ये ड्रॉपर ही समझ सकता है। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या होना चाहिए और क्या चीज़ें करनी है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि पहली टिप जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये कि डू नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 0 लेवल। क्यों नहीं करनी? क्योंकि देखो तुम 0 लेवल पे तो नहीं हो यार, तुम्हें चीज़ें आती हैं। तुम्हारे लिए प्रेफर्ड क्या रहेगा कि तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्यों देखने चाहिए? बिकॉज ये तुम्हारी अपनी स्पीड के हिसाब से तुम हैंडल कर सकते हो। लाइव लेक्चर्स में क्या होता है कि लेक्चर्स धीरे धीरे चल रहे हैं तो तुम भी धीरे धीरे चल रहे हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अपनी स्पीड बढ़ा के अपने जल्दी कवर अप कर सकते हो, है ना। दूसरी बात क्या है कि कवर अप दैट पार्ट ऑफ सिलेबस विच वाज लेफ्ट एंड इनकम्प्लीट लास्ट ईयर। तुम्हारा इस साल फोकस इस बात पे होना चाहिए कि जो सिलेबस लास्ट ईयर मेरा इनकम्प्लीट रह गया था या फिर मैं पढ़ ही नहीं पाया था उस सिलेबस को मैं पहले कवर करूं, है ना। आखिर लास्ट ईयर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई ना कोई सिलेबस का पार्ट होगा, कोई ना कोई चैप्टर्स होंगे जो कंप्लीट नहीं थे, तुमने पढ़े ही नहीं थे, इसीलिए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो चैप्टर्स तुम्हें पहले करने हैं। अब बात आती है कि अगर हम ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज जो होती है तुम लोगों ने ज्वाइन की होगी तो कंफ्यूजन यहाँ आती है कि अब मैंने तो ये कह दिया कि तुम्हें अपना वो पार्ट पहले करना है जो तुम्हारा छूट गया था। तो अब बात आती है कि तुम ये कहोगे कि आपने ऐसे बोल दिया लेकिन हमने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, अब हम उसका क्या करें। तो देखो, अगर कोई भी ईयर लॉन्ग जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं तो वो सभी चैप्टर्स जो होते हैं वो हमेशा बिगिनिंग से शुरू किए जाते हैं। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, तुम खुद एक ड्रॉपर हो तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो तुमने पहले भी पढ़े थे। क्या हुआ था? हुआ ये था कि कई बार क्या होता है ड्रॉपर्स के साथ, जो आखिरी के चैप्टर्स होते हैं उन पर वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे होते हैं, उन पर उनका उतना टाइम लग ही नहीं पाया होता है और टाइम खत्म हो जाता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई होती है जिसकी वजह से वो चैप्टर पहले वीक रह गए थे या फिर पढ़ ही नहीं पाए थे, है ना। और अगर जो टेस्ट सीरीज है उसमें बिगिनिंग से शुरू हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, इससे लेसर अटेंशन रह जाती है तुम्हारे वीक चैप्टर्स की। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि कोई टेस्ट है उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है, ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो ये बिगिनिंग के चैप्टर्स हैं, तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, लेकिन और इस वाले टेस्ट के लिए तुम्हें 15 दिन का टाइम मिला तो 15 दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये वो चैप्टर्स जो तुम्हें पहले से अच्छे से आते थे तो इनको भी तुम 15 दिन के अंदर पढ़ रहे हो। फिर दूसरी तरफ आगे ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, अगर इनके टेस्ट आने वाले हैं और इसके लिए भी तुम्हें 15 दिन का टाइम मिला और मान लेते हैं कि ये चैप्टर्स तुम्हारे अच्छे से तैयार नहीं है, तो फिर जो चैप्टर तुम्हारे अच्छे से तैयार नहीं है उनके लिए भी तुम उतना ही टाइम दे रहे हो जितना टाइम तुम पहले उस चैप्टर को दे रहे थे जो कि तुम्हारा वीक था। तो क्या ये सही है? क्या तुम अब अपने वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे? तो एग्जैक्टली अगर तुम धीरे धीरे जैसा टेस्ट सीरीज का सिलेबस है उसके हिसाब से चलोगे तो एट द एंड तुम फिर से परेशान होगे। इसलिए तुम्हें सोल्यूशन क्या है इस बात का कि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा अपने उन वीक चैप्टर्स के लिए अलॉन्ग विद द रेगुलर सिलेबस। तो सपोज वीक है, ऑप्टिक्स वीक है और ये ऑप्टिक्स आने नहीं वाली है, बट तुम पहले से ही धीरे धीरे ऑप्टिक्स को भी पढ़ते हुए चलो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि तुम टेस्ट सीरीज के सिलेबस को अभी फॉलो मत करो। बहुत अजीब लग रहा है ना, मैं यही बोल रही हूँ, मत करो अभी टेस्ट सीरीज के सिलेबस को। तुम्हें देखो 2 सोल्यूशन दिए हैं, एक ये और एक ये, जो अच्छा लगे उसे फॉलो कर सकते हो। तो तुम हो सकता है कि तुम अभी फॉलो मत करो टेस्ट सीरीज के सिलेबस को, तुम अभी कोशिश करो कि तुम अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लो दिसंबर या जनवरी तक। इससे क्या होगा, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो तुम
अपना फोकस जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट करने पर रखो। फुल सिलेबस तुम्हारे फरवरी तक शुरू हो जाने चाहिए, ये ध्यान रखना। तुम्हें फरवरी तक अपने फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर देना है, और फरवरी से पहले कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जिसका तुम्हारा तैयार ना हो जो। और तैयार करने का मतलब क्या है, कोई भी चैप्टर जिसके एटलीस्ट तुम्हारे शॉर्ट नोट्स तो तैयार हो, ठीक है ना, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स तैयार हो। अगर नोट्स नहीं है, डिटेल नोट्स नहीं है, तो तुम्हारे खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, ये मैं अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। और उसके तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी हो, है ना, और तुमने PYQs भी लगाए हों। इतना करने के बाद जाके वो तुम्हारा चैप्टर है वो तैयार माना जाता है, ठीक है। और एटलीस्ट 1 टाइम उसका रिविजन तुमने कर रखा हो, है ना। इतनी चीज़ तुमने कर रखी हो, ये फरवरी से पहले खत्म करना है, ठीक है। तो तुम दोनों ही चीज़ों में, दोनों सॉल्यूशंस में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो, ओके। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो मेन काम होता है ना वो फुल सिलेबस का ही होता है। जो हमारा फाइनल एग्जाम है उसमें कंट्रीब्यूशन देने वाले हमारे ये फुल सिलेबस टेस्ट ही होते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि चेक योर वीक चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। अब तुम्हारे चैप्टर्स कौन से वीक हैं, कौन से टॉपिक्स वीक हैं, ये तुम्हें पता कैसे चलेगा। तुम क्या करो, सबसे पहला काम करो कि जो तुम्हारे नीट का पेपर अभी तुम देके आए हो उसकी एनालिसिस करो, और उसमें तुमने जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग किए थे और जो भी क्वेश्चंस लेफ्ट किए थे, इसके तुमने क्या लिख लेने हैं, टॉपिक्स। ये टॉपिक्स तुम्हें दोबारा पढ़ने हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स जो हैं ये तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं। एक तो यहाँ से तुम्हें टॉपिक्स मिले, दूसरी बात तुम्हें क्या करनी है कि राइट डाउन ऑल चैप्टर नेम्स ऑफ PCB, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नेम्स तुम्हें लिखने हैं और एक टेबल बनानी है। अभी मैंने आगे बताई हुई है वैसी टेबल बनानी है, ठीक है। यहाँ पर ये बात दोबारा लिख दी गई है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि तुम्हें जो वाले चैप्टर्स तुम्हारे इनकम्प्लीट चैप्टर्स थे, ठीक है, जो तुम्हारे इनकम्प्लीट चैप्टर्स थे या फिर इनकम्प्लीट चैप्टर या चैप्टर जो तुम पढ़ नहीं पाए थे, वो चैप्टर्स यहाँ पे लिख करने हैं, ठीक है। एक तो हो गया रिसेंट नीट पेपर की एनालिसिस करना, इनकम्प्लीट और वीक चैप्टर्स तुम्हारे, और दूसरी बात कि तुम्हें सभी PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स की एक लिस्ट बनानी है, टेबल बनानी है। कैसी, वो बताती हूँ मैं आगे। कुछ इस तरीके से, सबसे पहले इधर ऐसे चैप्टर नेम, तो यानी कि इस लाइन में चैप्टर नेम लिखने हैं। ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रेडिक्टेबल 2 चैप्टर के लिख दिए। फिर यहाँ हेडिंग है शॉर्ट नोट्स, फिर है नीट PYQ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस और NCERT एग्जाम्पलर। यानी कि इतना पार्ट करने के बाद तुम कह सकते हो कि हाँ हमारा एक चैप्टर हो चुका है, ठीक है। और भी तुम एक आगे कॉलम बना सकते हो कि यहाँ पे आगे कॉलम बना लिया रिवीजन का, ठीक है। रिवीजन तो कितनी बार रिवीजन हो गया, 1 टाइम रिवीजन हो गया, फिर अगर एक और बार हो गया तो फिर एक और 1 बना दो, फिर एक और बार हो गया तो एक और 1 बना दो। शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए हैं तो टिक कर दो, नीट का PYQ कर लिया तो टिक कर दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक या कुछ तो फॉलो करोगे ना, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उस पर कर दो अगर तुमने प्रॉपर पूरे क्वेश्चन कर लिए। NCERT एग्जाम्पलर में ये ध्यान रखना है MCQ 1 ही करनी है, MCQ 1 कर लिए, दैट्स इट, तो उस पर टिक कर दो। तो इतना काम अगर तुम्हारा ये टेबल तुम्हारे सभी चैप्टर्स के लिए तैयार होती जा रही है, सब पे टिक लगते जा रहे हैं, तो इट मीन्स तुम्हारे सिलेबस प्रॉपरली तैयार होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें करनी है। फिर उसके बाद थर्ड टिप है डू नॉट मेक डिटेल नोट्स। अब यार देखो, डिटेल नोट्स बनाने का टाइम नहीं है ना, तुम डिटेल नोट्स मत बनाओ। बायो के तो बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, ओनली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तुम्हें, नॉट ओनली फॉर्मूला। अगर एक चैप्टर 3 से 4-5 पेजेस में कवर हो रहा है बट उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स भी लिखे हुए हैं, तो वो एक ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो तुम फॉर्मूले भी लिखो और कॉन्सेप्ट्स भी लिखो, भले ही तुम्हारा एक चैप्टर जो है वो 3 से 4-5 पेजेस में कवर अप हो पाए। क्यों? क्योंकि फिर तुम इन्हीं शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे, फिर तुम वापस जाके अपने डिटेल नोट्स नहीं पढ़ने वाले हो, इन्हीं को ही पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। तो इसीलिए ये शॉर्ट नोट्स तुम्हारे ऐसे होंगे जिनमें सब कुछ लिखा होगा, रामबाण होंगे ये तुम्हारे लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टिप है कि फिक्स योर स्टडी मटेरियल। अपना स्टडी मटेरियल जो है वो फिक्स कर लो। अभी तक कुछ नहीं खरीदा है तो तुम क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज PYQ की बुक तुम्हें लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तुम ओसवाल की ले सकते हो, ओसवाल की 36 ईयर्स की आती है, जिसमें से लगभग तुम्हें 15 से 20 ईयर्स तक के ही करने चाहिए। फिर आती है NCERT एग्जाम्पलर। ये मैंने बताया NCERT एग्जाम्पलर में तुम्हें MCQ 1 जो है वो कवर करना है, MCQ 1। तो NCERT फिजिक्स की, बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की 11th-12th का। इसमें क्या है, तुम्हें सिर्फ जब MCQ 1 करना है तो फिर तुम इसकी PDF से भी काम चला सकते हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर तुम ईयर लॉन्ग स्टडी करते हो पूरे साल के लिए, तो तुम कौन सी बुक्स हैं जो फॉलो कर सकते हो। बायोलॉजी के लिए तुम्हें NCERT के अलावा NCERT तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट करने के लिए होगी, फिर उसके बाद NCERT वर्ड टू वर्ड बुक फॉलो कर सकते हो। इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स में NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस बायोलॉजी और केमिस्ट्री में NCERT पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी NCERT वर्ड टू वर्ड वाली जो बुक है ये तुम PCB तीनों के लिए फॉलो कर सकते हो आराम से। इसमें किस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है, देखो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है, इसको देख सकते हो तुम कि यहाँ पर देखो सबसे पहले 0 to हीरो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ तुम देखोगे
ये लगभग लिविंग वर्ड वाला दिखा रहा है अभी, है ना। फिर यहाँ पर देखो तुम, ये हीरो टू सुपर हीरो टाइप क्वेश्चन हैं और ये सारे क्या हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। ये देखो सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखो ये बाहुबली टाइप क्वेश्चन हैं, ये और अच्छे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो एक एक चैप्टर से अब तुम्हें पता है कि हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, है ना। तो ऐसी बुक होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है जिसमें क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी अच्छे से भर के दिए हों और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी हों। तो इसी तरह से बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सभी में इसी तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट टिप जो है हमारी वो सॉल्व क्वेश्चंस विद टाइमर। तुम्हें टाइमर के साथ अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें जैसे क्या कर सकते हो, जैसे सपोज करो कि तुम बायोलॉजी के क्वेश्चंस करने बैठे, तो अगर तुम्हारे पास 100 क्वेश्चंस हैं तो तुम 50 मिनट्स का टाइमर लगा के बात करो। टाइमर लगाने से होता क्या है, हम कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, तो इससे हमारी इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाती है, हमारा फोकस बढ़ता है कि यार 50 मिनट हैं, 50 मिनट में बस यही काम करना है, यही काम करना है, कहीं और ध्यान नहीं देना। यही मैं तुमसे कहूँ कि आराम से 3 घंटे तक क्वेश्चन करो, तो 3 घंटे में 10 बार तुम्हारा दिमाग इधर उधर की बातों पर जाएगा, तो क्या होगा, फोकस कम होता है ना। तो टाइमर लगाने से हमारा फोकस भी बढ़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस के लिए तुम 50 मिनट्स का टाइमर लगाओ, मतलब 1 क्वेश्चंस पर 1 मिनट, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए 2 क्वेश्चंस पर 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके की अपनी हैबिट बना के तुम्हें आज से ही चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है कि चेंज योर अप्रोच टू थ्योरी। तुम्हारी इस टाइम पे अब अप्रोच क्या होनी चाहिए कि तुम ये नहीं है कि सीधा जा रहे हो थ्योरी पढ़ रहे हो। देखो मैंने बताया ना ड्रॉपर्स की प्रॉब्लम क्या है कि वो थ्योरी पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि आता है सब कुछ, तो फिर जो चीज़ आती है वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें वहाँ जाना है जो चीज़ नहीं आती है। जैसे कि अगर बायोलॉजी की बात करें तो अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा चैप्टर है कि जो कि तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, तो तुम क्या करो, बुक उठाओ, तुम्हारी क्वेश्चंस करने की जो बुक है, उस क्वेश्चन करने की जो बुक है उसमें पहले क्वेश्चन करो और फिर थ्योरी पे जाओ। कैसे, तुम्हारे सपोज करो उसमें 100 क्वेश्चंस थे, तो तुम 100 क्वेश्चंस 50 मिनट्स का टाइमर लगा के अटेम्प्ट करो, जैसा भी जाए। भले ही मान लेते हैं 50 क्वेश्चन इसमें से गलत चले गए, कोई बात नहीं, अगर 50 क्वेश्चन गलत चले गए कोई बात नहीं। अब तुम इन 50 क्वेश्चन क्यों गलत गए हैं, क्या कॉन्सेप्ट भूल रहे थे, वो जाके चेक करो। अब एनसीईआरटी में जाके रीड कर लो। तो पहले जब तुमने क्वेश्चन कर लिए और फिर उससे तुम्हें पता चल गया कि अगर मैं बिल्कुल एकदम मुझसे रैंडमली कोई आके पूछे तो मैं क्या चीज़ भूल जाता हूँ, तो ये बात तुम्हें पता चल जाएगी। तो इसी से यही चीज़ तो है कि तुम्हें रैंडमली जो चीज़ आती है वही तुम्हारे ब्रेन के अंदर वाले सबकॉन्शियस माइंड में है। तो तुम्हें यही, इससे ये भी पता चलेगा कि ऐसा कौन सा पार्ट है तुम्हारे सिलेबस का जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है और कौन सा पार्ट है जो अभी वीक है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अब जो चैप्टर तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो तुम क्या करोगे, तो उस चैप्टर के लिए तुम पहले थ्योरी पढ़ लो एक बार, ठीक है। एक बार जल्दी से क्विकली थ्योरी की रीड मार लो और फिर क्वेश्चंस करो, और क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस गलत गए हैं उन क्वेश्चंस से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट फिर से जाके पढ़ो, ठीक है। बट ये वेल रीड चैप्टर्स में तो ये क्वेश्चन टू थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है। अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात क्या है कि सबसे पहले अपने नोट्स रीड करो। अगर तुम्हारे नोट्स तैयार हैं तो तुम अपने नोट्स रीड करो, और अगर नोट्स तैयार हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं हैं, तो उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बना लिए। नोट से शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हैं, है ना, या फिर कोई भी शॉर्ट नोट्स हम बना रहे हैं तो फिर इससे क्या होता है कि हमें वो चीज़ रिवाइज भी होने लगती है। तो शॉर्ट नोट्स बना लिए पहले, फिर क्या होगा कि अगर कोई तुम्हारा वेल अंडरस्टूड चैप्टर है, कोई अच्छे से तुम्हें आता है कोई चैप्टर थोड़ा पहले से, तो तुम क्या करो, इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो टाइमर के साथ करो, ठीक है। और जो क्वेश्चंस गलत जाएं उन पे एक स्पेशल सी मार्किंग कर दो कि हाँ भाई ये वाला गलत गया था तो गोला कर दिया, स्टार बना दिया, ताकि यही क्वेश्चंस तुम्हें दोबारा से रिविजिट करना है, ठीक है, दोबारा रिवाइज करना है जो क्वेश्चंस गलत गए हैं और जो क्वेश्चंस छोड़े हैं, ठीक है। जब हम टाइमर लगा के करते हैं ना तो फिर हमारी अप्रोच ये तो रहती है कि हाँ फोकस बढ़ जाता है ना, और कि फिर अब जल्दी 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 करना है, और ये भी है कि हाँ भाई अब नहीं आ रहा है तो छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये वाला भी हम हैबिट बन जाती है, तुक्का लगाने की आदत से बचते हैं हम इससे। फिर क्या होता है कि अगर तुम्हें कोई चैप्टर है जो पहले से अच्छे से नहीं आता, ठीक है, नॉट वेल अंडरस्टूड चैप्टर, कोई पहले से अच्छे से नहीं आता, तो तुम क्या करो, पहले उसके सॉल्व्ड क्वेश्चंस करो, सॉल्व्ड क्वेश्चन, उसके सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके कोई एक एक्सरसाइज उठाओ जिस पे प्रॉपरली टाइम देके करो, आराम से एक क्वेश्चन पे 10 मिनट 20 मिनट लग रहा है तो कोई बात नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम्हें अभी ये चैप्टर्स आता नहीं था इसलिए तुम इस पर टाइम लगा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद कोई और दूसरी एक्सरसाइज या PYQ वगैरह लो, उनको टाइमर के साथ करो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ओके। फिर लास्ट जो टिप है हमारी, दैट इज इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम फिजिकल एक्टिविटीज़। क्या होता है कि जब हम घर पे बैठ के अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर कई बार बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी आने लगती हैं और बैठे बैठे भी बॉडी भी बहुत लिथार्जी होने लगती है। तो इस वजह से क्या है कि तुम अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहोगे तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, है ना। जब हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा तो ब्रेन एक्टिव रहेगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा तभी हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। इससे पॉजिटिविटी भी आती है। और दूसरी बात कि अगर कभी मौका मिले
तो अपने घर के काम कराने में भी मम्मी की हेल्प करो, घर पे रहते हो तो मम्मी की हेल्प करो। और अगर घर से बाहर रह कर कर रहे हो अगर प्रिपरेशन, तो फिर मैं तुम्हें कहूँगी कि कहीं गार्डन में जाके या फिर कहीं पर भी जाके वॉक करो, रनिंग करो, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करो, जिससे तुम्हारा ब्रेन भी एक्टिव बना रहे, ब्रेन भी पॉजिटिव बना रहे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो आई होप कि तुम्हें चीज़ें क्लियर करने में हेल्प मिली होगी। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जिसको भी इस टाइम पर अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, जो कि ड्रॉपर है। ओके, सो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड अपना कमेंट करके ज़रूर जाना। बाय बाय।